देखेंगे अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि नंबर 1 की पार्टी अगर नहीं बनी, जदयू अगर 2025 के चुनाव में अगर डैमेज हो गई तो इतना तय मानिए कि जदयू में भगदड़ मचेगा, सारे विधायक इधर से उधर हो जाएंगे, कुछ विधायक आरजेडी में, कुछ विधायक बीजेपी में, और जदयू पार्टी लगभग खत्म। उनकी पत्नी अब इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो खुद अब चुनाव लड़ेंगे और मुझे लगता है जीत भी जाएंगे। और सिर्फ वही नहीं जीतेंगे, अपने साथ कई विधायकों को भी वो जिता लेंगे। जिस भी क्षेत्र में वो उतरेंगे, अपने जितने सारे उनके विधायक होंगे ना, अब उनके साथ साथ कई ऐसे आसपास के जो लोकसभा और विधानसभा का क्षेत्र होगा उस पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। पशुपति पारस ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि हम सुनील पांडे को उतारेंगे, 243 पर हम तैयारी उनके दम पर 243 में। तो वक्त की नज़ाकत को जदयू ने पहचान लिया, भारतीय जनता पार्टी ने पहचान लिया और एक झटके में तगड़ा झटका दिया है। और सुनील पांडे की एंट्री लगभग भारतीय जनता पार्टी में तय है। शायद उनका बच्चा, उनका भविष्य जो है सुधर जाता, लेकिन आपने मछली मार कर ये साबित करा दिया कि आप चाहते ही नहीं कि बालक पढ़े, बच्चे आगे बढ़े। बाद में उनको ध्यान आया और इस बार मुझे लगता है कि वो गलती नहीं करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात। बिहार की राजनीति में रातों रात हुई उन बड़े घटना के बारे में आज सुबह सवेरे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश हैं। कल जो भी खबरें हुई उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और आज जो भी खबरें होने वाली हैं एक तरीके से उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। रत्नेश हैं, रत्नेश आपको बताएंगे और साथ में मुझे भी बताएंगे कि कल क्या क्या दिन भर में खबरें हुई और किन खबरों से बिहार की राजनीति में कुछ प्रभाव पड़ता है। खबरें तो बहुत सारी हुई, लेकिन जो खबरें अहम है, जिनकी बिहार की राजनीति पे कुछ प्रभाव पड़ता है, जिन खबरों से, उन खबरों के बारे में एक बार हम फिर से रत्नेश के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रत्नेश, पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो मुझे भी बताइए और हमारे दर्शकों को भी कि जदयू ने अब कोई खेल कर दिया है। देखिए खुशी, लगातार इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं दर्शकों से भी और आपसे भी कि बिहार में जो पार्टियां हैं उन्हें नंबर 1 की पार्टी बनना है। नंबर 1 की पार्टी कैसे बनेंगे? विधायकों को अपने पाले में करना होगा, नहीं तो फिर विधानसभा का चुनाव आपको जीतना होगा और विधानसभा के चुनाव सीट ज़्यादा रखना होगा। अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में हैं तो उनको अगर नंबर 1 की पार्टी बननी है, देखिए एक ग्राफ जो है नीतीश का लगातार गिरा है। 2015 के बाद से अगर देखा जाए तो लगातार उनका ग्राफ की पार्टी का गिरते चला आया है। इस बार क्या वो 2020 में उनको मात्र 45 से 48 विधायक मिले। उनमें आप देखेंगे कि चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर बने, उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े फैक्टर बने, क्योंकि वो एक थर्ड फ्रंट बना था 2020 के चुनाव में। अब नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को नंबर 1 का दर्जा दिलाना है, इसके लिए वो आप देखेंगे अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि नंबर 1 की पार्टी अगर नहीं बनी, जदयू अगर 2025 के चुनाव में अगर डैमेज हो गई तो इतना तय मानिए कि जदयू में भगदड़ मचेगा, सारे विधायक इधर से उधर हो जाएंगे, कुछ विधायक आरजेडी में, कुछ विधायक बीजेपी में, और जदयू पार्टी लगभग खत्म, विलय हो जाएगी। विलय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भगदड़ हो जाएगी, पार्टी ही खत्म हो जाएगी। ऐसी संभावनाएं हैं, राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा है, क्योंकि जदयू के नेता और जदयू के विधायक भी इस बात को जानते हैं। क्योंकि जदयू में नीतीश कुमार के बाद कौन, एक तो चर्चा होनी चाहिए ना कि जदयू में अगर नीतीश कुमार हटते हैं, कुर्सी छोड़ते हैं, तो उनके बाद कौन संभालेगा? क्या नीतीश कुमार को उन सभी मंत्रियों पर, उन सभी अपने आसपास रहने वाले जो उनके सलाहकार हैं, क्या उन पर भरोसा है? क्या नीतीश कुमार का बना बनाया पार्टी क्या वो किसी वैसे व्यक्ति को दे देंगे जो मतलब आने वाले वक्त में जदयू कमजोर करेगा? अगर देना होता तो शायद अब तक दे चुके होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो वो एक संभावना यहाँ पे बन रही है। सारे थिंक टैंक रहते हैं, जैसे संजय झा हो गया, फिर विजय चौधरी, अशोक चौधरी, बिल्कुल। तो ये सारे थिंक टैंक तो हैं, लेकिन क्या वो थिंक टैंक में तेल है, भरा हुआ है? ये भी तो देखना है ना। ये भी नीतीश देखते भी हैं, ये देखते भी हैं कि कौन लायक है, कौन लायक नहीं है, कौन। देखिए एक से एक बड़े धुरंधर हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई लायक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नीतीश कुमार की अपनी रणनीति है, नीतीश कुमार की अपनी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी पर कौन फिट बैठता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो नीतीश कुमार ने खेल किया है, क्या खेल किया है? सबसे पहले उन्होंने आनंद मोहन को लाया, आनंद मोहन को ला करके एक संदेश दे दिया उन्होंने
कि राजपूतों के एक बहुत बड़े वोट बैंक पर उनकी सीधी निगाहें थी। उसके अलावा आप देखेंगे अनंत सिंह की रिहाई हो गई है। बाहुबली विधायक हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, भूमिहारों का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ेगा। जो भूमिहार जहानाबाद में नाराज होकर जदयू से छिटक गए थे, अलग हो गए थे, अनंत सिंह की रिहाई के बाद क्या वो भूमिहार नहीं सटेंगे? एकदम सटेंगे। तो कहीं ना कहीं जदयू ने एक खेल कर दिया है, और जदयू के खेल से मुझे लगता है अगला प्रश्न आपका यही होगा कि टेंशन में तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव को टेंशन होगा ही ना, क्योंकि उनकी एक विधायक को नीतीश कुमार ने तोड़ लिया। एक विधायक जिनके साथ एक बड़ा वोट बैंक, भूमिहारों का एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा था, उस वोट बैंक पर नीतीश कुमार की नजरें थी। ललन सिंह को जिताने का अनंत सिंह को एक बड़ा फायदा हुआ है। बिल्कुल। और ललन सिंह निकले भी हैं तो वो कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं। वो अनंत सिंह निकले हैं तो वो नेगेटिव कुछ नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार का कार्यकाल अच्छा है, नीतीश कुमार ने बहुत सारा बदलाव कर दिया है। नीतीश कुमार अगर नहीं होते तो बिहार आज गर्त में चला जाता, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अनंत सिंह के लिए भी एक फायदेमंद है। और एक संभावना ये भी अब शुरू हो गई है कि अनंत सिंह खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। उनकी पत्नी अब इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो खुद अब चुनाव लड़ेंगे, और मुझे लगता है जीत भी जाएंगे। और सिर्फ वही नहीं जीतेंगे, अपने साथ कई विधायकों को भी वो जिता लेंगे। जिस भी क्षेत्र में वो उतरेंगे, अपने जितने सारे उनके विधायक होंगे ना, अब उनके साथ साथ कई ऐसे आसपास के जो लोकसभा और विधानसभा का क्षेत्र होगा, उस पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। भूमिहारों का एक वोट बैंक उनके साथ जुड़ेगा। जहानाबाद में आप देखिएगा लीड लेते हुए नजर आएगा जदयू। जहानाबाद की जो स्थिति है या फिर जो भूमिहार बेल्ट क्षेत्र है, वहां पर जदयू लीड लेते आएगा। और तब क्या होगा? नंबर 1 की पार्टी बनेगी। आरजेडी का क्या होगा? आरजेडी से मैंने कल ही आपको एक चर्चा करके बताया था कि आरजेडी से कई ऐसे विधायक हैं जो नाराज हैं तेजस्वी यादव से, जो टिकट काटने की बात उन्होंने कह दी है। को कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा, हालांकि वो खुद भी टिकट काटने की ही बात। बिल्कुल, तेजस्वी यादव को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं एक चर्चा है, और इस वजह से मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव टेंशन में है, और टेंशन में आकर के जिस तरीके से फैसला वो लेते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अच्छा, अब बाहुबलियों का जो हमने इस पे चर्चा की थी, चर्चा गर्म है, इस पे हमने चर्चा की कि बाहुबली जो है अब सब पहले आरजेडी में होते थे, अब एनडीए में शामिल हो रहे हैं। क्या हो रहा है? अनंत सिंह की बात हमने कर ली, और कौन शामिल हो रहा है एनडीए? देखिए, अनंत सिंह बाहुबली विधायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे आरोप लगाते हैं कि लीपी सिंह ने उनको फंसाया है AK-47 के मामले में, बुलेट प्रूफ जैकेट के मामले में। और देखिए, बाहुबलियों की वजह से आरजेडी लगातार मजबूत हुई है। आरजेडी के पास मुन्ना शुक्ला को जब टिकट मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया, या इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जिनको टिकट दिया, कितने लोगों को टिकट से वंचित भी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन ये जानता है कि अगर 25 के चुनाव में हम मजबूत व्यक्ति को नहीं उतारेंगे, मजबूत स्ट्रेटजी हमारे पास नहीं रहेगी, तो हम चुनाव नहीं जीतेंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर जातिवाद हावी हो गया, फिर से MY समीकरण को लालू यादव ने जोड़ लिया, तो जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बार भी। और इस वजह से देखिए, बाहुबलियों की एंट्री लगातार वो करा रहे हैं। पहले आनंद मोहन, अनंत सिंह, अब आज हो सकता है कि सुनील पांडे की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगी। ठीक है, सुनील पांडे कौन है? तरारी में वो कई बार चुनाव लड़े हैं, काफी 4 बार विधायक, और लड़ाई उन्होंने टक्कर दिया है। हालांकि अभी 2020 के विधानसभा में वो दूसरे नंबर पे रहे थे जी, लेकिन निर्दलीय में वो दूसरे नंबर पे रहे, निर्दलीय में रहे थे। और रोहतास क्षेत्र हाँ, से अच्छी पकड़ है। बिल्कुल। और इसमें कहा जा रहा है कि मतलब RLJP जो पशुपति पारस का गुट है, उस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है इस वजह से कि कोई पशुपति पारस ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि हम सुनील पांडे को उतारेंगे, 243 पर हम तैयारी करेंगे, उनके दम पर 243 में। तो वक्त की नज़ाकत को जदयू ने पहचान लिया, भारतीय जनता पार्टी ने पहचान लिया, और एक झटके में छोड़ दिया, तगड़ा झटका दिया है। और सुनील पांडे की एंट्री लगभग भारतीय जनता पार्टी में तय है। और तरारी, और इससे किसको झटका लगता है? जदयू को भी, क्योंकि जदयू से ही गए थे सुनील पांडे मुलाकात करने नीतीश कुमार से, और ये कहा गया था कि सुनील पांडे हो सकता है कि मतलब जदयू ज्वाइन कर ले और जदयू से टिकट फाइनल हो जाए। हालांकि हरी झंडी नहीं मिली, तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने मौका का फायदा उठाया, और बीजेपी ने क्या किया? तुरंत सुनील पांडे इन, RLJP आउट।
अच्छा, जिस तरीके से पारस को अब दोबारा एक बार तो झटका लग गया, भतीजे नहीं सटाया, दूसरा झटका बंगला छिना गया, तीसरा झटका ये भी लग गया। बिल्कुल झटका लगेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी पेशेंस चेक करते हैं कि आप में पेशेंस है कि नहीं है। अगर उस पेशेंस से चिराग पासवान नहीं होते, उस पेशेंस से अगर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करते, तो शायद आज चिराग भी नहीं होते एनडीए में, आज मंत्री भी नहीं होते, एनडीए में भी नहीं होते। आज सब कुछ उन्होंने किया है क्योंकि वो पेशेंस है, जानते हैं कि आज नहीं तो कल एक बड़ा फायदा मुझे होगा। क्या था, आरएलजेपी जैसे ही मतलब हटती है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, क्या क्या बयान देने शुरू कर दिए उन्होंने, भतीजे पर हमले कर दिए, बीजेपी से रुसवा उनकी हो गई। अब कह रहे हैं कि 243 पर हम चुनाव लड़ाएंगे, तो बीजेपी ये कभी मंजूर करेगी? अब तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया है आरएलजेपी को। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी दिखा नहीं रही है बट कर रही है। बिल्कुल ये एक झटका है पशुपति पारस के लिए भी, और मुझे लगता है कि ये झटका अन्य लोगों को भी ऐसा लग सकता है। अच्छा, तेजस्वी यादव टेंशन में है, भागे भागे जनता के बीच जा रहे हैं, क्या यात्रा शुरू कर दी है क्या? यात्रा से पहले अपने विधानसभा के क्षेत्र में गए हैं, भूले भटके, नींद खुली तेजस्वी यादव को भूले भटके गए हैं अपने राघोपुर क्षेत्र में। और तेजस्वी को मतलब तेजस्वी भी इंतजार करते हैं कि यार बाढ़वा कब आई, कितनी चल नाव लेके। पिछले बार भी बाढ़ में खूब नाव पर घूमे थे, खूब वो घूम रहे थे, खूब प्रचार प्रसार कर रहे थे। पिछले साल मुझे लगता है कि बाढ़ में तेजस्वी कम ही निकले होंगे, क्योंकि पिछले साल तो चुनाव नहीं था। कम ही निकले, लेकिन सोचे कि अब रोहतास जाना पड़ेगा। अब तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि यात्रा है, विधानसभा का चुनाव भी है। 2020 विधानसभा में मुझे बेहद अच्छे से याद है कि उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया और खासतौर पे बाढ़ग्रस्त इलाकों में गए, मछली मारते हुए नजर आ रहे थे। उस समय मुकेश सहनी भी उनके साथ थे, मछली मार रहे थे, और यही मछली मारने का पोस्ट उनके ही भाई के द्वारा रोस्ट कर दिया गया। उन्होंने लिख दिया कि भाई इस मछली मारने की जगह पर अगर आप कलम कॉपी हाथ में दे दिए होते उन बच्चों को, तो शायद उनका भविष्य जो है सुधर जाता। लेकिन आपने मछली मारकर ये साबित करा दिया कि आप चाहते ही नहीं है कि बालक पढ़े, बच्चे आगे बढ़े। बाद में उनको ध्यान आया और इस बार मुझे लगता है कि वो गलती नहीं करेंगे। राघोपुर विधानसभा उनका क्षेत्र है और उस राघोपुर में बाढ़ के समय में हमेशा बाढ़ आ जाता है, और तेजस्वी यादव भी इस बाढ़ का इंतजार करते हैं कि बाढ़ आए और तब हम मतलब निकलेंगे, कहेंगे देखिए बिहार में बांध टूट गया, बाढ़ आ गया, सरकार क्या कर रही है। तो सरकार ने तो कर दिया, कमेटी बना दिया, 11,500 करोड़ रुपया दे दिया है, बाढ़ से निपटने के लिए कमेटी भी बन गया है। तो सरकार तो कर रही है, आप क्या करना है अपने विधानसभा क्षेत्र में? शिक्षकों की बहाली आपने कर दी, आप कहते हैं क्रेडिट आप खुद लेते हैं, क्या शिक्षकों के जाने आने की व्यवस्था अपने विधानसभा क्षेत्रों में आपने किया? क्या वो सड़कें बनाई? क्या उन विद्यालयों तक पहुंचने के लिए पुल बनाया आपने? कुछ नहीं किया है। तस्वीरें बयां करती हैं, तस्वीरें दिखाती हैं कि विद्यालय के पास जाने के लिए राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई पंचायत हैं, कई गांव हैं, जहां पर शिक्षक शिक्षिकाएं नाव से उस पार जाते हैं और काफी ज्यादा लहर होती है और जान जोखिम में डालकर नाव के उस पार आते हैं। उसके बाद वो अपना पढ़ाई, और सबसे मतलब अभी तो चल गया है कि ऑनलाइन आपको अटेंडेंस बनाना है, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन अटेंडेंस भी नहीं बन रहा है। तो तेजस्वी इस बात का क्रेडिट ले लेते हैं कि हमने रोजगार दिया। तेजस्वी इस बात का क्रेडिट कब लेंगे कि हमने पुल बनवाया, शिक्षकों के लिए व्यवस्था कर दिया, बस रोजगार की बात वो करते हैं। अब गए हैं तो मुझे लगता है कि लोग फिर घेरेंगे उनको, तो कहेंगे कि पटना आइए, तब वो बात करेंगे। क्योंकि पिछली बार तो वो गए थे तो लोगों ने घेर लिया, घेरा तो जल्दी जल्दी गाड़ी उनका निकलवाए, बोले अरे पटना आओ ना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि पटना आइए, आवास पर आइए, मिलेंगे आपसे आवास पर। अच्छा रत्नेश, आप इन सब चर्चों के बीच में मुकेश सहनी का आपने नाम लिया और लगातार हम ये खबर चला रहे हैं मुकेश सहनी मिक्स्ड सिग्नल दे रहे, क्या है अब मुकेश, थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों को? मुकेश सहनी के बारे में ज़्यादा चर्चा करना ही नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी की एंट्री लगभग एनडीए में तय हो चुकी है और इस बार वो जदयू की तरफ से सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। जदयू का वो समर्थन करेंगे। मंत्री अशोक चौधरी गए थे मिलने के लिए जदयू के साथ, इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत संबंध जो निजी मिलने गए हो। राजनीति में व्यक्तिगत संबंध क्या होता है? राजनीति में राजनीतिक संबंध ही होता है। बीजेपी के साथ चिराग है, मांझी है, कुशवाहा है, जदयू के साथ कौन खड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जदयू अपना एक टीम तैयार करेगी ना। तो मुकेश सहनी की एंट्री उन्होंने कराई है, उनका डिमांड है कि राज्यसभा भेज दीजिए। राज्यसभा अगर भेज देते हैं तो लगभग सब कुछ फाइनल है।
चलिए रत्नेश, इसके बाद विधायक भी अब पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से पार्टी जो है तमाम कार्यालय में मंथन हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, अब इनके विधायक भी पूरी तरीके से तैयार हैं। विधायक किस लिए तैयार हैं? क्योंकि देखिए शुरू में ही मैंने चर्चा की कि तेजस्वी यादव के कई विधायक नाराज हैं। जदयू में विधायक जो हैं दो गुट हो चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस बारे में तैयारी कर रहे हैं कि अब हमारा विकल्प क्या है, 2025 के चुनाव के पहले विकल्प हमारा क्या हो सकता है। तो इस बारे में विधायक मंथन कर रहे हैं और आप आने वाले समय में देखिएगा विधायकों में एक ज़बरदस्त टूट होगी। कुछ विधायक उधर से टूट के इधर आएंगे, इधर से टूट के उधर जाएंगे, मतलब आने जाने का सिलसिला मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर में शुरू हो जाएगा। तोड़ जोड़ की राजनीति शुरू हो जाएगी। मजबूत विधायक को भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि लपक लें, कमजोर विधायकों का वहां से भी पत्ता साफ होगा। तो विधायक भी इस बार भी तैयार हैं कागज पत्र लेकर के क्या करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, कल के तो बारे में हमने आपको बताया ही, और आज क्या क्या संभावित है, किस तरीके से हो सकता है। अभी संभावित रत्नेश ने आपको बताया कि सुनील पांडे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इसकी डेट 16 तारीख को थी यानी कल, लेकिन आज सुनील पांडे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी जो खबरें रहेंगी उस पर हमारी निगाह टिकी हुई है। कल हम आपको सबकी अपडेट देंगे। फिलहाल रातों रात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।